Hello students, I Abhay Kumar going to discuss part 2 of the second chapter of the third chapter current electricity of class 12. The topics to be discussed in this video are Ohm's law, resistance and resistivity, Ohm's law in vector form also, after defining resistance and resistivity and to obtain their formulae. But before starting Ohm's law, I am going to discuss a short question which is based on drift velocity, which was discussed in the first part of this chapter. Effect of temperature on drift velocity. एक शॉर्ट क्वेश्चन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर. इस साल भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में, और अक्सर पूछता है. तो उसी पर आधारित एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकाला था VD mod VD इक्वल टू माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई वेक्टर बाई m स्मॉल m विच इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मल्टीप्लाइड बाई रिलैक्सेशन टाइम टॉ. तो मॉड ऑफ VD इक्वल टू माइनस जो है मॉड माइनस जो है इसमें माइनस का मॉड लेंगे तो माइनस यहाँ पर नहीं ऐसे होगा, समाप्त हो जाएगा. माइनस का मॉड निगेटिव का मॉड निगेटिव दैट इज पॉजिटिव हो जाएगा. निगेटिव का मॉड निगेटिव ही होता है लेकिन माइनस माइनस प्लस. तो ये हम लिख सकते हैं इसको ई स्मॉल ई कैपिटल ई मॉड ले लिए हैं तो ई वेक्टर की जगह केवल ई मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन m इंटू टॉ. ये हो गया आफ्टर टेकिंग द मॉडुलस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज आपको रिजल्ट आया VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉ, where tau is the relaxation time, which is the average time interval between two successive collisions of electron between positive ions inside a conductor. पिछले पार्ट में हमने बतलाया था. और tau को आप डिफाइन कर सकते हैं since time is equal to distance upon velocity and distance covered by an electron in two successive collisions with positive ions. The average distance covered by an electron is called mean free path. Average distance covered by a gas molecules in two successive collision in case of gases is called mean free path of the gas. Here in case of electron it is also called the average distance covered by the electron in two successive collision is called mean free path. यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए तो टॉ को आप लिख सकते हैं वी कैन राइट रिलैक्सेशन टाइम टॉ, रिलैक्सेशन टाइम टॉ इक्वल टू डिस्टेंस मीन फ्री पाथ इज द एवरेज डिस्टेंस covered by the electron drifting electron in two successive collision. तो टॉ इक्वल टू हो गया मीन फ्री पाथ अपॉन टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी जो होगा इसमें आरएमएस वेलोसिटी हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी दैट इज टॉ इक्वल टू मीन फ्री पाथ लेमडा. Mean free path is denoted by the symbol lambda upon VRMS. This is the relaxation time can also be expressed as by this formula tau is equal to lambda upon VRMS, and according to definition
relaxation time is the average time interval between two successive collisions between during the collisions between electrons and positive ions inside a conductor. दो सक्सेसिव कोलिजन में इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस के बीच में कंडक्टर के अंदर जो टाइम इंटरवल होता है, दैट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, और उसको रिलेट कर सकते हैं बाय इन टर्म्स ऑफ मीन फ्री पाथ एंड आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो टॉ जो है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज देन electrons are the speeds of electrons also increases. The speeds of electrons also increase and they will collide fastly in comparison to less temperature at low temperature. So time interval between collision, two successive collision decreases, जल्दी टक्कर करेगा. टेम्परेचर बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा फास्ट मूव करेगा कंडक्टर के अंदर, तो जल्दी जो है कोलाइड करेगा, और जल्दी कोलाइड करने से क्या होगा, टॉ का वैल्यू घटेगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, टाइम इंटरवल घटेगा, और टाइम इंटरवल घटेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी घटेगा. सो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, टॉ डिक्रीजेज, एंड देयरफॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑल्सो डिक्रीजेज. तो आप लिख सकते हैं, राइट डाउन एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, टॉ रिलैक्सेशन टाइम टॉ electrons move faster and then tau decreases because collision between electrons and positive ions take place fastly. Tau decreases as the collision between electrons, drifting electron and positive ion positive ions taking place fastly, collisions take place fastly, so tau decreases, time interval decreases, hence drift velocity that is average velocity. Drift velocity is the average velocity of the electrons in the inside a conductor in the presence of the external electric field. हमने डिफाइन किया था drift velocity of electrons also decreases. This is the effect of increasing effect of increase in temperature on drift velocity. Tau decreases since Bd proportional to T. So due to increase in temperature, time interval between collision decreases, so drift velocity also decreases. तो ये टॉपिक हो गया. तो ये एक शॉर्ट टॉपिक था बिफोर स्टार्टिंग ओम्स लॉ, विच इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द वीडियो in this video. But before starting, I have discussed a very important short question which is always often asked in the board examinations. अब हम देखते हैं ओम्स लॉ के बारे में, एंड उसके बाद फॉलोड बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. A lot of topics are to be done in this video, so watch sincerely. Drift velocity of electrons inside a conductor having very small value, which is 10 to the power minus 4 meter per second, which is very small in compared to the average thermal velocity of electron. Thermal means due to heat. Thermal velocity of electrons at room temperature, which is 10 to the power 6 meter per second.
तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो वैल्यू है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्टर में काफ़ी कम होता है, छोटा होता है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, जो कि इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज जो थर्मल वेलोसिटी है 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड उससे काफ़ी स्मॉल है. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस Ohm's law. It was given by an English scientist, George Simon Ohm, which relates the current flow through a conductor and potential difference across its two ends. Ohm's law को साइंटिस्ट ओम ने दिया था, जो कि किसी कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है उसका और जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप है कंडक्टर के क्रॉस उसके बीच में रिलेशन देता है. द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेन, that means the physical, if all physical conditions remain the same, current passing through a conductor is directly proportional to potential difference across two ends of the conductor. मतलब किसी कंडक्टर से जो करंट फ्लो करेगा वह उसके इंड, दोनों इंड, कंडक्टर के दोनों इंड के बीच में जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. दैट इज, लेकिन कंडीशन क्या है? फिजिकल कंडीशन सेम होना चाहिए, टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेन, डेंसिटी, ये सब जो है सेम होना चाहिए, ह्यूमिडिटी, ये सब जो कंडीशन है वो सब सेम होना चाहिए, तब जो है कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब तो करंट जो होगा कंडक्टर से फ्लो करेगा वह प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? पोटेंशियल डिफरेंस I varies as V at constant temperature. मेनली हम देखते हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड देयर आर ऑल्सो अदर फिजिकल कंडीशंस आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड. एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर भी कांस्टेंट होगा. एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर I वेरीज एज V, करंट जो है पोटेंशियल, करंट कंडक्टर से होकर I है सिंबल और पोटेंशियल डिफरेंस V है, और V वेरीज एज I, इसको लिख सकते हैं पलट करके, और V can be equated to, V and I can be equated by using a proportionality, constant of proportionality, which is R into I, which is I into R. This is the mathematical form of Ohm's law. A mathematical form, V is equal to I into R, where R is a constant of proportionality called resistance of the conductor, where R is a constant of proportionality है. प्रोपोर्शनल साइन रिप्लेस करके उसको इक्वल इक्वेशन के रूप में इक्वेट किए थे, इसको एक्सप्रेस किए हैं, तो कांस्टेंट दिया जाता है, यहाँ कांस्टेंट के जगह आर है, वेयर आर इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, दैट कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सेटअप है, वह जो है ये कंडक्टर है, करंट आई सेटअप है, फ्लो कर रहा है, इसके इंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे सेटअप होगा? बैटरी जो है कनेक्ट करना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस के साथ साथ. तो ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया, दोनों कंडक्टर के इंड्स के बीच में भी हो गया, जो कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए बैटरी जोड़ना पड़ा, और ये कंडक्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है वह करंट जो आई है, तो आई जो होगा कंडक्टर से जो करंट फ्लो करेगा, ये कंडक्टर है आपका, ये कंडक्टर है CD, इससे करंट जो है आई फ्लो कर रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी जो है सेटअप किया गया है कंडक्टर के क्रॉस बैटरी जोड़ करके, जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो जाएगा. C जो इंड है कंडक्टर का, ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर, और D जो है निगेटिव पोटेंशियल पर. तो I वेरीज एज V, विच इज ओम्स लॉ, called resistance of the conductor, and it remains always constant. R is V upon I, that is the ratio of potential difference and current always bears a constant ratio, and that ratio is called conductor, the resistance of the conductor. This is the resistance, it is Ohm's law, V is equal to IR, and the ratio V by I, potential difference to the current, is called
resistance of the conductor, which the ratio of potential difference and current always bears a constant ratio, which is called resistance of the conductor. This is 2. Now the factors on which conductor resistance of a conductor depends. Now you can write down the factors on which resistance of a conductor depends. Resistance of a conductor depends it depends on the geometry of the conductor. Resistance of a conductor depends on the geometries. उसका साइज पर डिपेंड करेगा, एरिया पर डिपेंड करेगा. तो नंबर 1 लिखिए, राइट डाउन. इट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर. इट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री. ज्योमेट्री का मतलब शेप, साइज. ज्योमेट्री साइज पर डिपेंड करेगा, लेंथ पर, एरिया पर. ज्योमेट्री, लेंथ, एरिया, etc of the conductor. It also depends on the material of the conductor, because in different materials the electron number of electrons per unit volume, that is electron density, are different. For example, silver is the best conductor of electricity. The number density of electron जो है सिल्वर में ज़्यादा होगा कॉपर से, चाहे कॉपर से या एल्युमिनियम से, किसी भी एलिमेंट से, किसी भी मेटल से. चूँकि कंडक्टर ये सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है. इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम्स में ज़्यादा होगा. तो नंबर डेंसिटी पर डिपेंड करता है. तो ये मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा, किस मटेरियल का कंडक्टर है उस पर भी डिपेंड करेगा. चूँकि सभी मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन का कंपोजिशन, उसका नंबर डेंसिटी जो है इलेक्ट्रॉन का अलग अलग है. तो सेकेंड पॉइंट इज इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ऑन द material of the conductor, and it also depends on the temperature of the conductor. Third point is it also depends on the temperature of the conductor. It depends on the conductor, the temperature. It also depends on the temperature of the conductor. किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ता है, इंक्रीज करेगा. हम देखेंगे अगले वीडियो में वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. तो ये 3 फैक्टर्स है जिस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑफ V/R. चूँकि I और V के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है. जैसे V बढ़ाएंगे तो I भी बढ़ेगा, V घटाएंगे तो I भी घटेगा. तो इसलिए V और I के वैल्यू पर ये डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि V और I का जो रेशियो है वो ऑलवेज बियर ए कांस्टेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. तो ये तो रेजिस्टेंस हो गया. अब रेजिस्टेंस को हम डिफाइन करेंगे और रेजिस्टेंस किस फैक्टर पर करता हुआ करेंगे और रेजिस्टेंस का यूनिट देखेंगे. तो आई एम गोइंग टू डू दैट. बिफोर यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, VI characteristics of Ohm's law, that is voltage current graph of Ohm's law, is a straight line passing through the origin, because there is linear relation between current and potential difference across the conductor. Linear relation है, directly proportional relation है. So VI graph is a straight line. I am plotting VI graph and also IV graph ऑफ ओम्स लॉ. ये वाई एक्सिस पर आप पोटेंशियल डिफरेंस भी रखें और एक्स एक्सिस पर अगर आई को रिप्रेजेंट करते हैं तो जैसे जैसे PD बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा. तो ये ग्राफ जो है इस ढंग का स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू द ऑरिजिन. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन. वो ये VI ग्राफ हो गया. फिगर 1 VI ग्राफ. This verifies Ohm's law. This is the verification of Ohm's law. And IV graph
Now I am plotting IV graph by taking I along y-axis and potential difference V along x-axis. It is also a straight line passing through the origin. ये IV ग्राफ है. Slope of VI graph gives the resistance of the conductor. Slope of VI graph gives the resistance of the conductor because V by I is equal to R. हमने अभी देखा ओम्स लॉ में. Slope of VI graph gives resistance of the conductor. Resistance capital R of the conductor. Slope means if this line OA forms angle theta to the x-axis, that is current axis, then tan theta is equal to V upon time. कोई पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉन करते हैं इस पर एक्स एक्सिस पर या करंट एक्सिस पर. तो ये वैल्यू जो होगा ये V का वैल्यू होगा बिकॉज V इज अलोंग वाई एक्सिस, और ये वैल्यू करंट का होगा. तो स्लोप जो होगा tan थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन base, that is V upon I, which gives the resistance of the conductor. This slope gives the resistance of the conductor. R is equal to, that is tan theta is equal to V upon I. And slope of IV graph gives the, यहाँ भी कोई पॉइंट लेंगे तो ये डिस्टेंस जो है आपका y के लॉन्ग I हो जाएगा, और ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो वोल्टेज एक्सिस पर है ये V है, दिस एंगल इज थीटा. तो यहाँ जो स्लोप होगा tan थीटा इजकल टू V अपॉन I. यहाँ स्लोप होगा tan थीटा इजकल टू स्लोप ऑफ द लाइन OA जो है tan थीटा इजकल टू ये हो गया V अपॉन I. V अपॉन I इजकल टू रेजिस्टेंस देगा ये, और यहाँ जो है IV जो है I अपॉन V. यहाँ जो स्लोप होगा स्लोप ऑफ लाइन OA, ये लाइन है, मान लिया ये लाइन OB है. स्लोप ऑफ लाइन OB इट गिव्स द 1 अपॉन R. tan थीटा स्लोप हो गया tan थीटा, स्लोप इज द tan थीटा. परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज I अपॉन V. V अपॉन I इजकल टू R, तो I अपॉन V इजकल टू 1 बाई R. रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज tan थीटा. अब इस पर जो है एक बार एक दो चांस क्वेश्चन इस पर पूछा कि दो कंडक्टर अगर दिया हुआ है, अगर दो कंडक्टर VI ग्राफ दो कंडक्टर का अगर दिया हुआ है तो किस टेम्परेचर का रेजिस्टेंस I है. तो इस ढंग से ये VI ग्राफ जो है दो कंडक्टर के लिए दिया है. स्ट्रेट लाइन होगा लेकिन डिफरेंट स्लोप के साथ डिफरेंट स्लोप्स है उसका. ये कंडक्टर A का है, ये कंडक्टर A का है, और ये कंडक्टर जो है ये कंडक्टर A है और ये कंडक्टर B है. और ये जो है VI ग्राफ है, इधर वोल्टेज है. ये शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का भी हो सकता है. तो किसका टेम्परेचर किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है. तो यहाँ आप देख रहे हैं जो स्लोप है, स्लोप ऑफ कंडक्टर स्लोप फॉर कंडक्टर B इज हाई बिकॉज इट मेक्स मोर एंगल विथ एक्स एक्सिस देन दैट ऑफ कंडक्टर A. सो स्लोप ऑफ कंडक्टर इज हेयर विच कंडक्टर हैविंग मोर रेजिस्टेंस. तो स्लोप ऑफ कंडक्टर VI ग्राफ गिव्स द रेजिस्टेंस tan थीटा V बाई R इजकल टू ये रेजिस्टेंस देता है. तो यहाँ भी स्लोप जो है कंडक्टर का ज़्यादा है. तो कंडक्टर यहाँ जो है इस फिगर में ये VI ग्राफ है. तो इसमें ये पूछा था कि किसका जो है पूछ सकता है या पूछा भी था पहले किस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है. तो सिंस कंडक्टर B हैविंग इसका स्लोप ज़्यादा है, हैविंग मोर स्लोप, इसका ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा है देन हैविंग मोर स्लोप देन दैट ऑफ कंडक्टर A. मोर स्लोप देन दैट ऑफ A. So resistance of conductor B will more. So resistance of conductor B will more.
conductor B will more। तो ये इसी स्लोप पर जो है वी आई करेक्टरिस्टिक स्लोप जो है इसका रेजिस्टेंस देता है वी आई का, वी आई करेक्टरिस्टिक का या वी आई ग्राफ का, और आई वी करेक्टरिस्टिक का करंट वोल्टेज जो ग्राफ है करेक्टरिस्टिक्स, तो उस वो जो है वो देता है 1/R। उसका स्लोप जो है रिवर्स रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस देता है। तो इससे जो है ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन भी हो जाता है वी आई ग्राफ से, क्योंकि वी और आई में लीनियर रिलेशन है, इसलिए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और ये जो है अगर हम आई भी कर दें, यहाँ पर स्लोप यहाँ आई कर दें, वी रिप्लेस बाई आई एंड आई रिप्लेस बाई वी, तो आई वी ग्राफ हो जाएगा। तो आई वी ग्राफ में जिसका कंडक्टर का स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर कंडक्टर ए का स्लोप कम हो जाएगा, क्योंकि इट मेक्स स्मॉल एंगल विथ इन कंपेरिजन टू कंडक्टर बी, इन कंपेरिजन टू द कंडक्टर बी विच इज द अदर कंडक्टर। उसके लिए ये आपका है लाइन है, एक कंडक्टर ए के लिए दूसरा कंडक्टर बी के लिए है। तो इसका स्लोप कम है, तो सिंस tan थीटा इजकल टू 1/R है, तो R इजकल टू हो जाएगा रेजिस्टेंस इजकल टू 1/tan थीटा। तो जिसका स्लोप कम होगा, थीटा एंगल कम होगा, तो tan थीटा का वैल्यू थीटा के साथ इंक्रीज करता है। तो जिसका एंगल थीटा कम होगा तो उसका जो है tan का वैल्यू भी कम होगा। तो tan थीटा स्मॉल होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो स्लोप जो है कंडक्टर ए का कम है, इसलिए कंडक्टर ए का रेजिस्टेंस स्लोप कम है तो रेजिस्टेंस आई होगा, और बी का स्लोप ज़्यादा है तो बी का रेजिस्टेंस कम होगा। तो जो आंसर होगा इसका उल्टा हो जाएगा। जो वी आई ग्राफ में जो खींचा हमने, ये दोनों कंडक्टर के लिए जो ग्राफ खींचा है, जो लाइन है दोनों, तो जो है वी आई ग्राफ के लिए अगर आई वी ग्राफ कर देंगे तो रिजल्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तब ए का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा आई वी ग्राफ के केस में। तो ये हुआ। अब देखते हैं इसका रेजिस्टेंस का डायमेंशन और यूनिट और रेजिस्टिविटी। बिफोर गिविंग द यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, वी हैव टू डिफाइन रेजिस्टेंस। Resistance is defined as the property of a conductor due to which it opposes the flow of electric current through it। रेजिस्टेंस जो है किसी कंडक्टर का वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण कंडक्टर स्वयं से होकर करंट के फ्लो का अपोज करता है, खुद से होकर करंट के फ्लो का अपोज करता है। जो मटेरियल्स है, कंडक्टर्स है, जो मटेरियल करंट के फ्लो का अपोज करेगा वह कंडक्टर भी हो सकता है, इंसुलेटर्स भी हो सकता है, सेमीकंडक्टर्स भी हो सकता है। तो जो मटेरियल्स है जो कंडक्टर के करंट का फ्लो का अपोज करता है, दोज मटेरियल आर कॉल्ड रेजिस्टर्स, उसको रेजिस्टर्स कहा जाता है। और उसका जो प्रॉपर्टी है, रेजिस्टर्स का जो प्रॉपर्टी हुआ करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करने का, करंट को रोकने का, जब करंट उससे फ्लो करेगा तो उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टेंस जो है अभी हमने ओम्स का लॉ में देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो के इक्वल होता है, और ये बराबर जो है V/I का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये तो डिफिनेशन हो गया रेजिस्टेंस का। अब रेजिस्टेंस का जो SI यूनिट है वह ओम होता है। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज वोल्ट पर एम्पियर, दैट इज VA-1 वोल्ट पर एम्पियर, और ओम आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट साइमन ओम, और इसको डिनोट करते हैं ओमेगा। तो 1 ओम रेजिस्टेंस कब होगा? जब किसी कंडक्टर के इंड्स के बीच में, सिंस R इक्वल टू V/I, तो 1 वोल्ट का किसी कंडक्टर के इंड्स के क्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करके 1 एम्पियर का करंट अगर फ्लो करेंगे तो हम कहेंगे कि उसका जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ 1 एम्पियर करंट इज अलाउड टू पास थ्रू ए कंडक्टर कीपिंग पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अक्रॉस इट्स 2 इंड्स, देन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, तो दिस इज 1 ओम रेजिस्टेंस का ये, दिस इज द डिफिनेशन ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस। और 1 ओम से जो बड़ा रेजिस्टेंस है इसमें जो है किलो ओम हो सकता है, बिगर यूनिट्स इसका, बिगर यूनिट्स आर किलो ओम, मेगा ओम, बिगर यूनिट्स। ऐसा यूनिट तो है ये, बट इस बिगर यूनिट्स आर 1 किलो ओम
इजकल टू 1000 ओम, दैट इज 10⁻³ ओम हो जाएगा। और 1 मेगा ओम इससे भी ज़्यादा, दैट इज 10⁻6, 10 लाख ओम, 10⁻6 ओम हो गया। ये सब बिगर यूनिट्स है इसका, ऐसा यूनिट में ही बिगर यूनिट्स हो गया इसका रेजिस्टेंस का। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस कभी कभी एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। ये आप निकाल सकते हैं इसको, R = V/I, और V = हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज इंटू करंट I। अब इसका डायमेंशन देखेंगे तो डायमेंशन ऑफ वर्क जो है, डायमेंशन ऑफ वर्क, डायमेंशन ऑफ चार्ज, डायमेंशन ऑफ करंट, तो ml का पावर 2t-2, चार्ज का AT हो जाएगा, A × T × I है, तो डेट इज ml2 और नीचे में भी AT, चार्ज का AT हो जाएगा, और वर्क का ml2 और चार्ज का AT, और करंट का I का भी A, कैपिटल A अंडर ब्रैकेट और अंडर I भी हो सकता है A। तो यहाँ A का पावर 2 है नीचे में, ऊपर जाके -2 हो जाएगा, T का पावर -2, यहाँ नीचे में T का पावर 1, तो -2 - 1 दैट इज -3, और A पावर 2 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगा। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये हो गया। अब इसमें इसका जो आखिरी टॉपिक है इसका आज, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हमने शुरू में ही बताया अभी कि रेजिस्टेंस जो कंडक्टर का है उसके डायमेंशन पर डिपेंड करता है। कंडक्टर का जो मटेरियल है उसके डायमेंशन पर डिपेंड करता है, मतलब लेंथ पर, एरिया पर। तो इट इज फाउंड दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। R is directly proportional to length and resistance is inversely proportional to area of cross section। मीन्स अगर कोई वायर जो है कंडक्टर मोटा है, उसका एरिया भी ज़्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जो पतला वायर है तो उसका रेडियस कम होगा तो उसका एरिया भी कम होगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसलिए घरों में जो है पतला वायर यूज होता है, क्योंकि उतना करंट की ज़रूरत नहीं है। वही ट्रांसमिशन लाइन है जहाँ से बिजली को जो है, करंट AC को जो है उसके जहाँ से जनरेट होता है, जनरेटिंग स्टेशन से उसको दूर तक ले जाया जाता है, तो उसके लिए मोटे वायर्स का यूज किया जाता है, जिससे कि उसका एरिया ज़्यादा हो जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। दोनों कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग बोथ, तो R जो है L/A, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, दोनों कंबाइन कर दिए, और R = ρL/A। इसको इक्वेट करके लिखेंगे, R को इक्वल करके, तो यहाँ कांस्टेंट देना होगा। दैट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर या रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, जो भी हो, कंडक्टर में जो है, कंडक्टर का भी रेजिस्टिविटी हो सकता है, और रेजिस्टिविटी जो है आपका सेमीकंडक्टर का भी हो सकता है, तो सभी मटेरियल का हो सकता है। तो ये जो है रो ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करता है कंडक्टर का, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर। अगर दो डिफरेंट मटेरियल्स का अगर जो है कोई कंडक्टर है और उसके लेंथ को डबल कर दें, तो उसके रेजिस्टिविटी पर कोई डिपेंड नहीं पड़ेगा, उसके रेजिस्टिविटी पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पर। तो रो जो है, रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल पर डिपेंड करता है और साथ साथ ज्योमेट्री पर भी डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी जो कंडक्टर का है, मटेरियल का, वह डिपेंड करता है ओनली मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। डिफरेंट मटेरियल का रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगा, लेकिन उसके डायमेंशन पर अगर लेंथ जो है किसी कंडक्टर का जो है या कोई मटेरियल का डबल कर दिया जाए तो उसके रेजिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो वेयर रो इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, और आप लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू RA/L, RA/L। इस फॉर्मूला पर प्रॉब्लम भी है, रेजिस्टिविटी पर टेक्स्ट प्रॉब्लम है एक, जो है NCERT टेक्स्ट बुक में, छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन में इसका दे सकता है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में।
तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल हो गया, वेयर रो इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, वेयर रो इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल और it जो है इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में। इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल of the conductor of the conductors and also on the temperature and also on the temperature and also on the temperature टेम्परेचर बढ़ने पर इंक्रीज करने पर resistivity of a conductor increases with increase in temperature. On the other hand, resistivity of a semiconductor decreases with increase in temperature. तो उसको हम देखेंगे फर्दर। तो ये आपका रेजिस्टिविटी हो गया जो कि डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है केवल नेचर ऑफ मटेरियल, कंडक्टर के मटेरियल पर, किस मटेरियल कंडक्टर है, कॉपर है कि एल्युमिनियम है कि आयरन है, उस पर डिपेंड करता है और साथ ही टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर एरिया 1 है, यूनिट 1 है, 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ 1 है तो रो इजकल टू आर, मीन्स रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर और मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर या रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। इसको हमने डिफाइन कर सकते हैं इफ नाउ वी हैव टू डिफाइन रेजिस्टिविटी विद द हेल्प ऑफ इस फॉर्मूला था R इजकल टू रो एल अपॉन ए और रो इजकल टू रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला था और रेजिस्टिविटी आर ए अपॉन एल इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर, एरिया ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर स्क्वायर, देन वी हैव रो इजकल टू R multiplied by 1 upon 1 that is R. That is numerically resistivity of a conductor of a material is equal to its resistance. Therefore resistivity of a material is defined as the resistance of unit length and unit area. Resistance of a conductor of unit length and unit area is called its resistivity. तो मैथमेटिकली न्यूमेरिकली ये इक्वल हो गया रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस और डिफाइन हो गया कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज इट्स रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड ऑफ यूनिट एरिया। राइट डाउन प्लीज। एंड नाउ यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी and this is resistivity रो इजकल टू आर ए इंटू अपॉन एल है, तो रेजिस्टेंस का ओम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, एक मीटर का पावर जो है मीटर से मीटर स्क्वायर एक पावर कैंसिल हो गया तो ओम मीटर ओमेगा एम केवल ओम मीटर हो जाएगा, ओम मीटर सिंपली आप लिख सकते हैं ओमेगा एम। और इस डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी ये रेजिस्टेंस इनटू लेंथ, केवल लेंथ हो जाएगा क्योंकि एक पावर तो एरिया वाला कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर का एक पावर कैंसिल हो गया, तो रेजिस्टेंस डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट इज एम। अभी हमने निकाला रेजिस्टेंस का एल स्क्वायर, एल का पावर 2 था, यहाँ L3 हो जाएगा, T -3 A -2
दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए जो है, 1 नंबर क्वेश्चन के लिए। अब इसी फार्मूला के हेल्प से हम ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी हम निकाल सकते हैं, विच इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसी से निकाल सकते हैं, बस इसी रिलेशन से हो जाएगा, तो उसको भी हम इसी में कर देते हैं। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म that is microscopic form of Ohm's law। माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो होता है स्मॉल, वेरी स्मॉल। जनरल फॉर्म ओम्स लॉ का V = IR है, तो स्केलर फॉर्म है, क्योंकि करंट इज स्केलर, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो स्केलर, एंड पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज दैट इज ऑल्सो स्केलर। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इसको कह सकते हैं, ओम्स लॉ। तो हम स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ इन जनरल फॉर्म है या स्केलर फॉर्म। ओम्स लॉ इन जनरल फॉर्म, ओम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म इज, उससे हमको वेक्टर फॉर्म ले आना। स्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म इज, स्टार्टिंग फ्रॉम ओम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म V = I × R। और अभी हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ लिखा है, R = ρl/A, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है लेंथ के प्रोपोर्शनल डायरेक्टली और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो उससे रिलेशन आया। और V = I, R = ρl/A, और V/I, इसको I को यहाँ नीचे कर लेते हैं, V/I डिनोमिनेटर में, V/I = V/L, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में आ जाएगा, और ये हो जाएगा I ρ/A। V/L यहाँ कर लिए L को डिनोमिनेटर में, I/A × ρ, और V/L = इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस फॉर यूनिट लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। सो V/L हो गया कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड। I/A लास्ट पार्ट 1 में हमने बताया था, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। इट इज J, करंट डेंसिटी इज J, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई रो। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, यहाँ करंट भी जो है वेक्टर है, और आप लिख सकते हैं J = E/ρ, और 1/ρ इज 1 रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। अगले पार्ट में भी बताएंगे हम कंडक्टिविटी, और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। सिग्मा × E। J = I/A करंट पर यूनिट एरिया इज करंट डेंसिटी J, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो E = J × ρ, therefore J = E/ρ। 1/ρ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, अभी हमने देखा ρ इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, तो 1/ρ = सिग्मा कंडक्टिविटी। This is J = sigma E, and in vector form it can be written as, ये स्केलर फॉर्म था इक्वेशन नंबर 1, ये 2, इसलिए J को आप वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए। करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, बताया था हमने पार्ट 1 में, पिछले पार्ट में। सिग्मा × E, E वेक्टर भी जो है स्केलर है, वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। J = sigma × E, and it also relates between current density and electric field। current density and electric field apply to a conductor। ये ओम्स लॉ जो वेक्टर फॉर्म है वो करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच भी रिलेट करता है। J = sigma E is a very important relation in electrodynamics also। J = sigma E, and it is Ohm's law in vector form, which is microscopic form of Ohm's law। That's in this chapter। In the we will meet in part 3 with more topics। Thank you very much।